हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस को मैं एनसीईआरटी से पढ़ा रही हूं और नोट्स बनाकर पढ़ा रही हूं। बहुत ही शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं। ये नोट्स मैंने पहले हाथों से लिखे थे, यानी हैंड रिटन नोट्स थे। पहले मैंने इन्हीं नोट्स से पढ़ाया था, लेकिन इस बार मैंने इन्हें टाइप करवा लिया है। तो उन्हीं नोट्स से मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं और कम समय में ये आपका पूरा ईवीएस कंप्लीट करवा देंगे। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला वीडियो आ चुका है जिसमें मैंने क्लास थर्ड के 3 चैप्टर कंप्लीट पढ़ा दिए हैं। आज ये दूसरा वीडियो है और आज भी मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करवाने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि क्लास थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ की जो ईवीएस की किताबें हैं वो बदल चुकी हैं, जिसमें क्लास थर्ड के जो नोट्स मैंने बनाए हैं वो नई किताब के हैं। पिछला वीडियो यदि आपने देखा है तो आपको पता होगा। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। इसके साथ ही प्रैक्टिस की वीडियो भी चल रही है, तो आप लोग वो वीडियो भी देख सकते हैं। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों को ज़रूरत होगी तो ये पीडीएफ भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी। आप लोगों को यदि ज़रूरत हो तो आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। 3 चैप्टर मैं पिछले वीडियो में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। आज चौथा, पांचवा और छठवां चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तो अध्याय 4 है कुछ खोज पेड़ पौधों की। तो सबसे पहले पेड़ों के बारे में लिखा हुआ है। पेड़ों में लकड़ी का एक बड़ा तना और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं। तो आप सभी ने पेड़ देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, आपने भी देखे हैं, अपने आसपास बहुत से पेड़ देखे होंगे। तो पेड़ों में जो तना होता है वो मोटा होता है और उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं, और इन शाखाओं में पत्तियां होती हैं। इनकी जो जड़ें होती हैं ये धरती में बहुत गहराई तक जाती हैं। तो जब साधारण हवा चलती है तो पेड़ों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, लेकिन जब आंधी तूफान वाली स्थिति होती है तो कई बार पेड़ उखड़ भी जाते हैं। तो ये पेड़ यहाँ पर मैंने कुछ लगाए हुए हैं चित्र, आप लोग देख सकते हैं। ये जो पीडीएफ मैंने बनाई है इस तरीके से तैयार की है कि आप लोगों को एक बार पढ़ने के बाद ही दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। मैंने जरूरत जहाँ पर है वहाँ पर चित्र भी लगा दिए हैं, ताकि आप लोगों को देखने से भी कई बार चीजें याद हो जाती हैं, तो इसलिए मैंने चित्र भी लगाए हैं। तो आप पेड़ों के उदाहरण में देख सकते हैं, जैसे नीम का पेड़ है। ये साधारण पेड़ आप लोगों को अपने पास दिख जाता है। ये भले ही साधारण है लेकिन बहुत ही उपयोगी वृक्ष होता है नीम का पेड़। इसके अलावा आम का पेड़ है, बरगद है, और भी कई पेड़ होते हैं। तो पेड़ों के बारे में याद रखिए, इनका तना मोटा होता है, उस पर फैली हुई कई शाखाएं होती हैं और इनकी जड़ें भी गहराई तक जमीन में जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। झाड़ी, ये सब आपको एनसीईआरटी की किताब में बताया गया है। अब आप लोगों के पास इतना समय नहीं है कि आप लोग डिटेल में एनसीईआरटी वाली किताबों को पढ़ पाएं, इसलिए ये शॉर्ट वीडियो में लेकर आती हूँ। तो झाड़ियों के बारे में क्या याद रखना है? झाड़ियाँ मध्यम आकार के वे पौधे हैं जिनमें कई तने होते हैं। इनकी शाखाएं धरती के पास ही फैली होती हैं। अब झाड़ियों का जो बहुत अच्छा उदाहरण है वह है गुलाब। आप लोगों के घर में भी शायद गुलाब का पौधा लगा हो। तो गुलाब का जो पौधा होता है वह झाड़ी के अंतर्गत आता है, ये आपको याद रखना है। उससे भी अच्छा एक उदाहरण है तुलसी का पौधा, जो हम लोगों के घर में लगाया जाता है। उपयोगी पौधा होता है। औषधि में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो इसकी पत्तियां जो है चाय में डालकर तुलसी की चाय बना ली जाती है और वो पीते हैं तो सर्दी खांसी जुकाम में आराम मिलता है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि तुलसी किसके अंतर्गत आता है, तो ये झाड़ी के अंतर्गत आता है, आपको याद रखना है। गुलाब है, तुलसी है, गुड़हल है, ये झाड़ी के उदाहरण हैं। ये आपको याद रखने हैं, क्योंकि प्रश्न परिभाषा से नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न तो इस तरीके से पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा झाड़ी के अंतर्गत आता है। आपको 4 उदाहरण दिए हैं, आपको बताना होता है। तो आप याद रखिए कि झाड़ी जो होती है उसमें कई तने होते हैं और इनकी जो शाखाएं होती हैं ये धरती के पास ही फैली होती हैं। तो ये झाड़ी होती हैं। गुलाब है, तुलसी है, गुड़हल है, ये सभी झाड़ी के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो दालें हम खाते हैं, जो दालें आप लोग खाते हैं, हम खाते हैं, आप खाते हैं, जैसे अरहर है, उड़द है, मूंग है, मसूर है, ये सभी क्या है? ये झाड़ियों के ही बीज होते हैं। यहाँ पर मैंने चित्र भी लगा दिए हैं। ये अरहर का पौधा है, ये मसूर का पौधा है, ये मूंग का है, ये उड़द का है। तो ये जो दालें हम लोग खाते हैं जो प्रोटीन से भरपूर होती हैं, ये सभी झाड़ियों के ही बीज होते हैं। ये आपको याद रखना है। और ये जो चित्र मैंने यहाँ पर लगाए हैं ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब जड़ी बूटियों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जड़ी बूटियां बहुत ही छोटे पौधे होते हैं। इनके तने बहुत ही मुलायम होते हैं और कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं बनते। यानी कि जो जड़ी बूटियां होती हैं, इनके जो तने होते हैं बहुत मुलायम होते हैं। आप उन्हें हाथ से ऐसे तोड़ सकते हैं और ये कभी भी लकड़ी जैसे सख्त नहीं हो सकते हैं। ये आपको याद रखना है। घास भी जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार है। जो साधारण घास होती है, उसमें भी कई तरीके की घासें होती हैं और ये जड़ी बूटियों का ही एक प्रकार मानी जाती है। अब जो जड़ी बूटियां हैं जो आपने देखी हैं, उनमें सबसे अच्छा उदाहरण है पुदीना। इसके अलावा जो टमाटर का पौधा है वो भी जड़ी बूटियों के अंतर्गत ही आता है। आप लोग एनसीईआरटी की किताब यदि देखेंगे तो वहां पर आपको ये उदाहरण मिलेगा। इसके अलावा धनिया जो है वो भी जड़ी बूटियों के अंतर्गत आता है और सरसों भी जड़ी बूटियों के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है घास। तो घास जो होता है, इसके जो पत्ते होते हैं पतले और चपटे होते हैं। आप लोगों ने घास देखी हुई होगी, साधारण जगह पर कहीं पर भी घास उगाती है। लेकिन इसके जो तने होते हैं वह खोखले होते हैं। और एक बात और याद रखिएगा, जितनी घास आपको जमीन से ऊपर दिखती है, उसकी जड़ें जमीन में दुगनी गहराई तक होती हैं। आप साधारण तरीके से घास को नहीं उखाड़ सकते हैं। जैसे आप ये सोचें कि ये घास है, इसको हम हाथों से उखाड़ दें तो नहीं उखड़ेगी, क्योंकि उसकी जड़ें जितनी आपको ऊपर घास दिख रही है, इससे दुगनी उसकी जड़ें होती हैं। लेकिन इनके जो तने होते हैं वो खोखले होते हैं, ये आपको याद रखना है। और पत्ते कैसे होते हैं? पत्ते इनके चपटे होते हैं और पतले भी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चावल, गेहूं, बाजरा, ज्वार, रागी जैसे अनाज जो आप खाते हैं, बड़ी बड़ी घास के ही बीज हैं। अब यही आपको याद रखना है। जो अनाज आप खाते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ज्वार है, रागी है, ये घास के ही बीज हैं। अब इन्हें घास के अंतर्गत क्यों रखा गया? क्योंकि इनका तना होता है खोखला और इनके पत्ते भी कैसे होते हैं? पतले और चपटे। तो ये इसीलिए घास के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना है, जो अनाज आप खाते हैं वो बड़ी बड़ी घास के बीज हैं। अब आपने जो घास देखी है वो साधारण घास छोटी सी होती है, लेकिन ये जो अनाज वाली जो घास है, ये बड़े बड़े पौधे होते हैं। गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, बाजरा का तो उससे भी बड़ा होता है। बाजरा का जो पौधा होता है काफी बड़ा होता है। धान और गेहूं तब भी छोटे छोटे होते हैं। तो आपने यदि देखे हैं तो आपको पता होगा। तो आपको याद ये रखना है कि ये बड़ी बड़ी घास के ही बीज होते हैं, जिन्हें हम अनाज के रूप में खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या याद रखना है? दो महत्वपूर्ण तथ्य याद रखने हैं। गन्ना आप लोगों ने देखा होगा, गन्ने का रस भी पिया होगा। तो गन्ना और बांस भी एक तरह की घास है। यानी गन्ने का जो पौधा है ये घास के अंतर्गत रखा गया है, और बांस को भी। बांस जो है सबसे बड़ी घास होती है। तो ये आपको याद रखना है। जो पांडा होता है उसे बांस के पत्ते बहुत पसंद होते हैं। तो बांस जो है एक प्रकार की घास है और गन्ना भी एक प्रकार की घास है, जो एक वर्ष से भी अधिक समय तक सूखती नहीं है। गन्ने के रस से गुड़ बनाया जाता है। तो गुड़ हम और आप जो खाते हैं उसे गन्ने के रस से ही बनाया जाता है। गन्ने का रस भी आपने पिया होगा गर्मियों में, खूब बाजार में आप देखते हैं गन्ने का रस बिकता है। तो आपको याद क्या रखना है कि गन्ना और बांस एक तरीके की घास है, और बांस जो है ये सबसे बड़ी घास है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लताएं और बेलें। लताएं और बेलों के बारे में इसी लेसन में बताया गया है। तो लताओं और बेलों के तने पतले होते हैं और लचीले होते हैं। यानी कि जो लताएं और बेलें होती हैं, इन्हें सहारा चाहिए होता है किसी अन्य चीज का। जैसे किसी लकड़ी को यदि आप उसके पास रख देंगे तो वो उसी के ऊपर चढ़ जाएगी, और उसी के ऊपर चढ़ते हुए, यानी सहारा लेकर चढ़ते हुए बढ़ती जाएगी। तो आपको याद रखना है कि लताएं और बेलों के तने पतले और लचीले होते हैं। लताएं अन्य पौधों का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती हैं और बढ़ती हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण, आपका सबसे अच्छा उदाहरण है मनी प्लांट। आप लोगों ने देखा होगा अपने घर में, जब इसे लगाते हैं तो इसमें जो है रस्सियां बांध दी जाती हैं या कोई जाली वगैरह लगी होती है, तो ये उसी के सहारे ऊपर चढ़ जाती है और बढ़ती रहती है। इसके अलावा आप देखेंगे जो तोरई है, लौकी है, ये भी आप देखेंगे यदि किसी जाल पर ये चढ़ जाती है तो इसके जो लौकी जो फल है इस तरीके से लटक जाते हैं, और यदि इसे जमीन में ही बढ़ने दिया जाए तो ये फल जो है जमीन में ही
लग जाते हैं, यानी कि इसकी बेल में वहीं पर फल लग जाते हैं, जमीन में ही रखे रखे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा भी है, बेलें धरती पर ही बढ़ती हैं। कुछ लताएं जिस पौधे का सहारा लेकर चढ़ती हैं उसी से अपना भोजन भी लेती हैं। अब कुछ लताएं ऐसी होती हैं जिस पेड़ पर चढ़ जाती हैं उससे अपना भोजन भी प्राप्त करने लगती हैं, जैसे अमर बेल है। तो ये भी आपको याद रखना है। और जो खरबूजा है, तरबूज है, ये धरती पर ही बढ़ती हैं, क्योंकि इनका फल जो होता है बड़ा होता है, इसीलिए इन्हें धरती पर ही बढ़ने दिया जाता है। जो तरबूज है अब वो जमीन पर रखे रखे ही बड़ा हो जाता है, तो इन्हें किसी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, इन्हें जमीन पर ही बढ़ने दिया जाता है। कद्दू है, खरबूजा है, खीरा है, तोरई है, लौकी है, तरबूज है, तो ये सब जमीन पर ही बढ़ती हैं। खेत में, पूरे खेत में आप देखेंगे इनकी जो बेलें होती हैं पूरे खेत में बढ़ती जाती हैं और वहीं पर इनके फल लग जाते हैं, वहीं जमीन में रखे रहते हैं। देखा होगा आप लोगों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में आपको बताया गया था सबसे बड़े फूल के बारे में। मैंने वही मेन पॉइंट लिखे हैं जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। तो मिजोरम में पाया जाने वाला फूल रेफलेसिया सबसे बड़ा फूल है और यह एक छाते जितना बड़ा होता है। अब आप एक अनुमान लगा सकते हैं, जो छाता आप लगाते हैं बरसात के मौसम में, ये फूल उतना ही बड़ा होता है। अब आप अनुमान लगा लीजिए नॉर्मल साइज का जो छाता होता है वो कितना बड़ा होता है और ये फूल कितना बड़ा है। तो ये इसीलिए सबसे बड़ा फूल माना जाता है। ये मिजोरम में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। प्रश्न यदि बनेगा तो यहीं से बन जाएगा कि सबसे बड़ा फूल रेफलेशिया भारत के किस राज्य में पाया जाता है, तो आपको याद रखना है मिजोरम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी लेसन में आपको पौधों के भाग के बारे में भी बताया गया है। तो पौधे के भाग कौन कौन से हैं? जड़ें होती हैं, उसके बाद बीच में आप जो देखते हैं ये तना होता है, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं और फल होते हैं। तो पौधे के ये इतने भाग आपको याद रखने हैं। चित्र मैंने इसीलिए लगाए हैं ताकि आपको देखने भर से याद हो जाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पौधे के भाग याद रखिएगा, जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल। क्रम से याद रखिएगा, जड़, जड़ के बाद तना, फिर पत्तियां आती हैं, फिर फूल आता है, फिर फल आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अध्याय 5 है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं 7। मैं एक साथ 3-3 लेसन पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोगों का जल्दी से ये सिलेबस, मैंने 15 दिन का समय दिया है तो 15 दिन में इसे मैं कंप्लीट करवा दूंगी, चाहे मुझे एक दिन में 2-3-4 क्लासें लेनी पड़े। यदि मैंने प्रॉमिस किया है तो मैं पूरा जरूर करवाऊंगी। आप लोग पहले की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यदि मैं कह देती हूँ तो मैं उसे पूरा जरूर करवाती हूँ। तो अध्याय 5 है, पेड़ पौधे और पशु पक्षी हैं 7। तो इसमें सबसे पहले मिट्टी के बारे में बताया गया है। तो मिट्टी पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो बहुत धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां, जड़ें, मृत जानवर, कीट आदि होते हैं। तो मिट्टी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। यह उन चट्टानों से बनी है जो धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती रहती हैं। इसमें पेड़ पौधों की सूखी पत्तियां भी होती हैं, जड़ें भी होती हैं, मृत जानवर के अवशेष भी होते हैं, कीट होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो मिट्टी के बारे में इतना याद रखिए। यहाँ पर मैंने एक चित्र भी लगाया है ताकि आपको परतें भी समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, मिट्टी अपने भीतर रहने वाले बहुत से जीव जंतुओं के साथ जीती जागती है। इसमें से कुछ को आप आंखों से देख सकते हैं और कुछ इतने छोटे होते हैं कि आप उन्हें नहीं देख सकते। यानी मिट्टी में कुछ जीव जंतु तो आप देख पाएंगे आंखों से, लेकिन कुछ इतने छोटे होते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। मिट्टी की ऊपरी परत पर घास एवं पत्तियों में आपको कई तरह के कीट घूमते हुए दिखाई देंगे, जैसे चींटियां हैं, दीमक हैं, छोटे कॉकरोच और टिड्डे आदि। तो ऊपर वाली जो परत है उसमें आपको कई कीट दिख जाएंगे। जो घास होती है उसमें कई छोटे छोटे कीट हैं, वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। चींटियां होती हैं, दीमक होते हैं, छोटे कॉकरोच होते हैं, टिड्डे होते हैं घास में। तो ये सभी आपको मिट्टी की ऊपरी परत में जो घास होती है उनमें दिख जाएंगे। और कुछ तो इतने छोटे होते हैं जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा के समय जब मिट्टी गीली होती है तो आपको और भी बहुत से कीट देखने को मिलेंगे, जैसे केंचुए और कनखजूरे। तो जब मिट्टी गीली हो जाती है तो ये केंचुए जो है, जो मिट्टी में रहते हैं, ये ऊपर आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। गीली मिट्टी होती है इसलिए इनको ऊपर आना होता है। तो ये ऊपर आ जाते हैं। तो जब बरसात होती है तो केंचुए बहुत दिखाई देते हैं खेतों में। कनखजूरे भी दिखते हैं, कनखजूरे। तो ये आपको याद रखना है, जब गीली मिट्टी होती है तो बहुत से कीट और देखने के लिए मिलते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किसे किसान का मित्र कहा जाता है? तो केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। हर चीज पीडीएफ में नहीं लिखी होती है, तो इसीलिए वीडियो बनाया जाता है ताकि आपको साथ में और भी चीजें पता चल सकें। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, पशु पक्षी और कीट अपने भोजन, आवास और आराम के लिए पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को उपयोग में लाते हैं। जो पशु पक्षी होते हैं ये अपने भोजन के लिए, आवास के लिए, आराम के लिए पेड़ पौधे के अलग अलग भागों को उपयोग में लाते हैं। जैसे उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। ऊंट और बकरियां पौधों के पत्ते खाते हैं। इसके अलावा और भी कई जानवर हैं जो पौधों के पत्ते खाते हैं। गाय है, भैंस है, ये भी तो पत्ते खाते हैं। अब एनसीईआरटी में इन दो के बारे में जिक्र किया गया था, तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। उल्लू और कुछ अन्य पक्षी अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए पेड़ों के कोटर का उपयोग करते हैं। गिलहरियां और पक्षी पेड़ पौधों के तिनकों से अपना घर बनाते हैं और इनमें अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। तो पेड़ पौधे मनुष्य के लिए भी जरूरी हैं और जानवर तो इन्हीं पर ही आश्रित हैं। पशु जो हैं, पक्षी हैं, इन्हीं पर आश्रित हैं और ये उनका घर भी है, आराम भी करते हैं। उन्हीं पेड़ पौधों में इनका घर होता है, उन्हीं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं और जो पेड़ पौधों के अलग अलग भाग होते हैं उनका उपयोग भी करते हैं। आगे लिखा है, बंदर पेड़ पौधों के फलों को खाना पसंद करते हैं। सनबर्ड और तितलियां फूलों का रस चूसती हैं। दर्जन चिड़ियां पेड़ों के पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाती हैं। चमगादड़ और तेंदुए पेड़ों की शाखाओं पर आराम करते हैं और अपना आवास बनाते हैं। इल्ली भोजन के लिए पेड़ पौधों की पत्तियों को चबाती है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर ये सब आपको एनसीईआरटी में पॉइंट पॉइंट करके लिखा था, तो मैंने भी यहाँ पर नोट कर दिया है। कुछ भी मैंने इम्पोर्टेंट नहीं छोड़ा है, सब कुछ इस पीडीएफ में आपको मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 5 कंप्लीट हो गया। अध्याय 6 है निर्भरता एक दूसरे पर। पेड़ पौधों के उपयोग लिखे हुए हैं। क्या क्या उपयोग हैं? पशु पक्षियों के लिए आश्रय, आवास, छाया, दवाएं, फल, ताजी हवा, वस्त्रों के लिए रेसे और लकड़ी, ये सब हमें पेड़ पौधों से ही तो मिलता है। हम जो वस्त्र पहनते हैं उनके रेसे पेड़ पौधों से ही प्राप्त किए जाते हैं। कुछ कृत्रिम रेसे भी होते हैं, प्राकृतिक रेसे भी होते हैं। पहले तो प्राकृतिक रेसे ही थे, बाद में मनुष्य द्वारा निर्मित रेसे भी बनाई गई। तो पहले जो स्थान है वो पेड़ पौधों का ही है। हमें उनसे छाया भी मिलती है, हमें दवाएं भी मिलते हैं, हमें फल सब्जियां मिलती हैं, ताजी हवा मिलती है, वस्त्रों के लिए रेसे और लकड़ी से तो सारा फर्नीचर बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पक्षियों के आगमन का उत्सव। तो तमिलनाडु के वलपराई नामक नगर में पक्षियों के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। पूरे वर्ष वलपराई के सभी स्कूलों में बच्चे और शिक्षक नगर में आने वाले पक्षियों की तलाश करते हैं और उनके आंकड़े जुटाते हैं। वे वर्षा ऋतु के बाद सर्दियों के महीनों में इन पक्षियों के विशेष स्वागत की तैयारी करते हैं और इन पक्षियों का नाम है ग्रे वागटेल। और ये आप यहाँ पर पक्षी देख सकते हैं। तो तमिलनाडु के वलपराई नामक नगर में इन पक्षियों के आगमन का उत्सव मनाया जाता है। ये पक्षी जो है शीत ऋतु में आते हैं और इनकी स्वागत की तैयारी की जाती है। तो इस पक्षी का आपको नाम याद रखना है, ग्रे वागटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र भी आप देख सकते हैं। स्थानीय भाषा में इन पक्षियों को सामान्यतः वालट्टी कुरुवी कहते हैं। तो स्थानीय भाषा में इसे वालट्टी कुरुवी कहते हैं, यही आपको याद रखना है। आपसे पूछ लिया जाए कि वागटेल का, ग्रे वागटेल का स्थानीय भाषा में नाम क्या है, तो वालट्टी कुरुवी। शीत ऋतु में ग्रे वागटेल पर्वतीय क्षेत्रों से भारत के गर्म प्रदेशों में आते हैं। 2 बार लिख गया है यहाँ पर। शीत ऋतु में ग्रे वागटेल पर्वतीय क्षेत्रों से भारत के गर्म प्रदेशों में आते हैं और कुछ महीनों के लिए यहीं रुकती है। वलपराई में जब पहली ग्रे वागटेल पहुंचती है तो बच्चे व शिक्षक इन पक्षियों के स्वागत में बड़े बड़े पोस्टर लगाकर उनके आगमन का स्वागत करते हैं, यानी आगमन का उत्सव मनाते हैं। तो आपको इस पक्षी का नाम याद रखना है। तमिलनाडु के वलपराई में इनके आने के आगमन का उत्सव मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पेड़ लगाती हैं गिलहरियां। जो गिलहरियां होती हैं इनके द्वारा कई पेड़ लगाए जाते हैं। कैसे लगाए जाते हैं? हजारों ऐसे पेड़ हैं जो अनजाने में गिलहरियों द्वारा लगाए गए हैं, यानी गिलहरियों को खुद पता नहीं होता है कि इतने पेड़ों को इन्होंने लगाया है।
कैसे पता नहीं होता है? क्योंकि गिलहरियां अपने भोजन के लिए बीज और मेवे आदि जमीन में दबाकर भूल जाते हैं। जो ड्राई फ्रूट होते हैं वो इन्हें खाना पसंद होता है। अब ये अपना भोजन जमीन में दबा देती हैं, लेकिन ये दबाकर भूल जाती हैं। और जब बीज को जमीन में दबा दिया जाएगा तो वो पेड़ बन जाता है। तो इसी तरीके से जाने अनजाने में गिलहरियां हजारों पेड़ लगाती हैं। तो आपने देखा होगा गिलहरियों को अपने आसपास। ये गिलहरियां जो हैं हमेशा अपने दांतों से कुछ ना कुछ कुतरती रहती हैं, क्योंकि इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। और ये कुछ ना कुछ काटती रहती हैं ताकि इनके दांत घिसते रहें। ये भी एनसीईआरटी में ही बताया गया है। आगे आपको इन सब के बारे में पता चलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब अध्याय 8 है। तो आज मैंने 3 चैप्टर पढ़ा दिए हैं। अध्याय 6 पढ़ाया, अध्याय 5 पढ़ाया और अध्याय 4 पढ़ाया। तो 3 चैप्टर मैंने कंप्लीट पढ़ा दिए हैं इस वीडियो में। छोटे छोटे से चैप्टर थे और ये पढ़ना आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 8, उसके बाद 9 में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं था जिसके नोट्स बनाए जाएं, तो मैंने अध्याय 10 के बनाए हैं। उसके बाद अध्याय 12 के। तो नेक्स्ट वीडियो में ही क्लास 3 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्लास 4 की जो पुरानी बुक है उनसे मैंने नोट्स बनाए हैं, क्योंकि पुरानी किताबें बहुत पढ़ना जरूरी है। और आपके सिलेबस में वो सभी टॉपिक हैं जो एनसीईआरटी की पुरानी किताबों में दिए गए हैं। जो क्लास 3, क्लास 4 और 5 की पुरानी किताब है, ये जो नोट्स है ये क्लास 3 की नई बुक के हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। और प्रैक्टिस वाली वीडियो यदि नहीं देख रहे हैं तो देख लीजिए। प्रत्येक वीडियो में मैं 30 प्रश्न ले रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।